सो ऑफिसर्स, गुड इवनिंग। आज हमको नए टॉपिक के बारे में बात करनी है। एनसीईआरटी छठी क्लास की आज ग्राम और उसके प्रशासन के बारे में बात करनी है और जो अगला उसका टॉपिक है नगर पालिका नगर निगम के बारे में, शहरी प्रशासन के बारे में बात करनी है। आप देखिए, ये जो सीरीज़ हमारी है आप बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, ये सब जान के बड़ा अच्छा लगता है हमें। तो मोटिव यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएं कि आप कम से कम एटलीस्ट एनसीईआरटी आप उससे गो थ्रू हो लिए। एनसीईआरटी के फ़ायदे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप अपने नोट्स ज़रूर बनाइए, ठीक है। आपके अपने हैंड रिटन नोट्स हों और उसमें बीच बीच में हम जो जिन फैक्ट्स की बात करते हैं या उससे रिलेटेड और डिटेल्स में जाने की ज़रूरत होती है, जैसे कल मैंने आपको कुछ होमवर्क कहा था, आशा करता हूँ कि आपने वो किया भी होगा। तो ज़रूर इस तरीके की प्रैक्टिसेस करते रहिए। भाषा ज़रूर नोटिस करना चाहिए कि किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रही है एनसीईआरटी। दूसरी चीज़, जो प्रस्तुतिकरण है, जो एक्सप्रेशन है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए कितनी क्लिष्ट चीज़ों को, कितनी मुश्किल चीज़ों को वो बहुत ईजिली एक्सप्रेस कर देते हैं। छठी क्लास के लेवल के बच्चे को समझ में आ जाए इस तरीके का ध्यान रखा जाता है। तो ये सारी बातें आपको सीखनी चाहिए यहाँ से। तो आज हम इसी प्रक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है गांव का प्रशासन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गांव का प्रशासन। हालांकि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं अपनी राज्य व्यवस्था की पढ़ाई में, तो इसको बहुत डिटेल में आप इसको कंसीडर करते हैं, तमाम सारे एस्पेक्ट पढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने ये समझा था कि गांव सबसे छोटी यूनिट होती है हमारे देश में प्रशासन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो सबसे छोटी यूनिट गांव है। हमने ग्राम पंचायत के बारे में समझा था कल, बहुत डिटेल में समझा था क्या स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके से काम होता है, तो वो हमने समझा था। आज प्रशासन का एक स्टेप अहेड, एक स्टेप और एक कदम और आगे की बात हम आज करेंगे। तो ग्राम प्रशासन, बिल्कुल सीधे अपनी पुस्तक पर ही आते हैं कि क्या लिखा हुआ है, वहीं से चीजों को समझना शुरू करते हैं। भारत में 6 लाख से अधिक गांव, ये लीजिए पहली ही लाइन फैक्ट, ठीक है। भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की जरूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा जमीन के दस्तावेजों का रख रखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटाने की जरूरत पड़ती है। इन सबकी व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे। तो 2 अधिकारियों के बारे में ये बताना चाह रहा है। और जैसा कि हमने समझा कि हमारा पूरा देश अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों में बटा हुआ है। जो सबसे छोटी यूनिट है वो गांव का प्रशासन होता है। चूंकि बेसिक नीड्स सबकी वैसी ही हैं, ठीक है, कि सड़कें ठीक हो जाए, सैनिटेशन अच्छा हो जाए, ठीक है, स्वास्थ्य केंद्रों की उपस्थिति हो जाए, ठीक है, अगर कुछ विवाद हैं, कुछ डिस्प्यूट्स हैं, वहीं उसी ग्राउंड लेवल पर ही उसका अगर निपटारा हो जाए तो बहुत मदद हो जाए इन सारी चीजों में। तो अगर इन चीजों को रेगुलर अगर प्रोवाइड कराया जाए तो वो यूनिट स्ट्रांग हो जाती है। और फिर वही चीज जैसा गांधी जी भी कहते थे कि गांव अगर स्ट्रांग हो गया तो देश स्ट्रांग हो जाएगा। तो इन्हीं उद्देश्यों के साथ ये सारा स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसको हम बहुत डिटेल में इसको यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए पुस्तक किससे ही गो थ्रू होते हुए चलते हैं। यहाँ ये लीजिए, गांव में झगड़ा, एक झगड़े का एक पिक्चर है कि 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है। चलिए इनकी कहानी से ही शुरू करते हैं। क्या ये बोलते हैं, मोहन एक किसान है, उसके परिवार में, थोड़ा तेजी से पढ़ रहा हूं इसको ताकि ये जल्दी से हो जाए, इंपॉर्टेंट बातों पे रुकेंगे। मोहन एक किसान है, उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतिहर जमीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत में लगा ही हुआ है, रघु का खेत है, मतलब एकदम पास में ही है दोनों का खेत। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। मेड़ आप समझते होंगे कि ये 2 खेतों के बीच में एक बांध सी चीज, एक बाउंड्री बना दी जाती है जो ये डिसाइड करता है कि साहब इधर वाला ए का है, इधर वाला बी का है। तो ये जो बीच वाला बाउंड्री है, एक तरीके से उसको मेड़ बोलते हैं। तो एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया, मतलब ये मिट्टी का ही होता है, तोड़ के इसको यहां आगे खिसका दिया।
तो ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपनी खेत में मिला ली और अपने खेत के आकार को बढ़ा लिया, और इससे फिर गुस्सा आता है, दोनों के बीच में झगड़ा होता है। वही झगड़ा सारा कुछ बढ़ता है। फिर रघु ने एक मजदूर को बुला लिया, मतलब झगड़ा चल ही रहा होता है, सारे पड़ोसी भी बाहर आ जाते हैं। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है, बीच बिचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन के सिर और हाथ पे चोटें आ गई। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी ठीक है। फिर पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाई, जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि पुलिस में शिकायत करो, कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। ये भी देखिए एक समस्या है, ठीक है। कई बार न्याय पे भरोसा होना बहुत जरूरी एक नागरिक के लिए अगर उसको डेवलप करना है तो उसके अंदर सुरक्षा की भावना का होना बहुत जरूरी है, कि वो भले ही बहुत कमजोर हो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, ठीक है, भले ही शारीरिक रूप से भी बहुत कमजोर हो, लेकिन अगर उसको ये भरोसा रहे कि एक सिस्टम इज देयर, एक व्यवस्था है जो हमारी सुरक्षा का ख्याल रखेगी, तो उसका विश्वास व्यवस्था में बढ़ता है और उसके लेवल का जो भी कंट्रीब्यूशन होता है वो जरूर वो कर पाता है। तो एक यूनिट के ग्रो करने से, कि छोटे छोटे नागरिकों के ही छोटे लेवल पर ही ग्रो करने से फिर पूरा देश, जो वी द पीपल ऑफ इंडिया का कंसेप्ट है, वो ग्रो करता है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि न्याय पर भरोसा हो। और इस तरीके की बातें आप जानते हैं, व्यवहार में कई बार ऐसा होता भी है। कहीं भी कोर्ट कचहरी विवाद का मामला आता है तो लोग जरूर एक बार सलाह देते हैं, यार देखो यार, कोर्ट ना ही जाना पड़े, थाने ना ही जाना पड़े तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पैसा वैसा बहुत लग जाएगा और शायद होगा कुछ नहीं। तो ये भाव नहीं होना चाहिए। एक तरीके से ये फेलियर है हमारे सिस्टम का। तो जब भी कभी आप सिस्टम के फेलियर के बारे में बात होगी तो ये सारे आप चैलेंजेस के रूप में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। फिर कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। वो काफी विचार विमर्श के बाद अंततः यह हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई है, मोहन उसको लेकर पुलिस थाने जाएगा। ओके, फिर आइए पुलिस थाने का क्षेत्र। अब यहां कुछ ये इंपॉर्टेंट डिटेल दे रहे हैं। तो पुलिस थाने का क्षेत्र, थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चले। मतलब पैसा ही खर्च कर रहे, थाने जा ही रहे हैं, तो क्यों छोटे से चौकी में जाएं, सीधा बड़े थाने चलते हैं। ठीक है, मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, इस थाने में अपना मसला दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि हमारा गांव इसी थाने के कार्य क्षेत्र में आता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए, ये प्रशासन की अब यहां से बात शुरू हो गई कि जो गांव है वो इसी थाने के कार्य क्षेत्र में आता है। मतलब हर थाने की अपनी एक ज्यूरिसडिक्शन होती है, एक कार्य क्षेत्र होता है। किस पर्टिकुलर एरिया में अगर किसी तरीके का कोई विवाद होगा तो वो फला थाने में ही कंसीडर किया जाएगा। हर कोर्ट की भी अपनी ज्यूरिसडिक्शन होती है। आप अभी जब न्यायपालिका पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो उनकी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में भी आप वहां पढ़ेंगे कि उनका क्षेत्राधिकार क्या है। कई बार आप कोई सामान लेते होंगे, कोई बिल लेते हैं, तो बिल के नीचे एक जगह लिखा होता है कि समस्त विवाद फला कोर्ट में न्याय योग्य होंगे। यानी अगर इस इलाके में, मतलब वो क्या बता रहा होता है ये लाइन, कि अगर कोई विवाद होता है तो वो विवाद फला न्यायालय में जाएगा। ये कहने का मतलब ये है कि ये वाली जो दुकान है वो इस न्यायालय के ज्यूरिसडिक्शन में आती है, और फिर वो कोई पर्टिकुलर कोई पुलिस स्टेशन होगा जिसके ज्यूरिसडिक्शन में वो आएगा। तो इस तरीके से पूरी सुरक्षा व्यवस्था, पूरे प्रशासनिक ढांचे का बंटवारा हमारे देश में हुआ है। यानी हर गांव किसी न किसी थाने के ज्यूरिसडिक्शन में आता है। एक चीज आपको पता चल गई कि पुलिस है, सिक्योरिटी के लिए पुलिस होती है, एक थाना होगा, और हर गांव किसी न किसी थाने के ज्यूरिसडिक्शन में आएगा, उसके क्षेत्राधिकार के अंदर आएगा। ओके, अब ये क्या बता रहा है? अच्छा, इसी के आगे वो यही चीज वो बता रहा है, हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उसी क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहां के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर मामलों पर कार्यवाही करे। यह सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट है, ठीक है, कि अभी भी हमने बात की कि जो फौजदारी और दीवानी किस्म के मामले हैं, हालांकि कोर्ट में जाके डिफाइन होता है, लेकिन मारपीट, हत्या, डकैती, लूटमार, अपहरण, इन सबसे रिलेटेड मामले, ये सारे क्रिमिनल केसेस आते हैं, फौजदारी मुकदमे, रेवेन्यू से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, इस तरीके से जो जमीन जायदाद के मुकदमे हैं वो सिविल केसेस के अंदर आते हैं। तो जो इनिशियल स्टेज पर पुलिस इन्वॉल्व होती है, वो थाना इन्वॉल्व होता है।
ये कह रहा है कि वहां के थानेदार की जिम्मेदारी है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करे और जो रिक्वायर्ड एग्जीक्यूशन है वो उसको करे। ओके, फिर ये आगे बताते हैं। अच्छा, ये पुलिस थाने का यहाँ इसका, ये जितने ध्यान से सुन रहे हैं, काश इतने ध्यान से सभी पुलिस सुनती तो मजा आ जाता नहीं। ओके, फिर यहां एक एक्सरसाइजेस है ये। चलिए अभी यहां जाइए। पुलिस थाने में होने वाले काम क्या होते हैं पुलिस थाने में, ये थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। आज इस वाले टॉपिक में बस ये थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको जाननी है। पुलिस थाने में होने वाला काम, जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसने पूरा मामला बताया। उसने ये भी बताया कि वो अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपनी घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार के पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही। आप देखिए, ये भी चीज है, जब आप लिखित रूप में दिखाते हैं, FIR बोलते हैं उसको, FIR लिखने के बाद उस थानेदार की, उस थाने की जिम्मेदारी हो जाती है, उसको सभी शिकायतों की रिपोर्ट कोर्ट में देनी पड़ती है कि आखिर पुलिस ने क्या किया। तो पुलिस के अपने रिकॉर्ड्स बहुत मैटर करते हैं, इसलिए कई बार व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो कई थानेदार वो शिकायत को लिखना बहुत प्रेफर नहीं करते, कि वो प्रेफर लिखित रूप में अगर वो FIR हो गई तो फिर अब ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस केस पर क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया। ठीक है, वो कि अगर चोरी की शिकायत है तो चोर पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया तो ये फेलियर माना जाता है, तो उनकी अपनी सर्विस रिपोर्ट खराब होती है। तो कई मामलों में व्यवहारिक रूप से ये देखा जाता है कि इस तरीके से पुलिस अवॉइड भी कर देती है। हालांकि इसके तमाम सारे अन्य कारण भी होते हैं, लेकिन यहां ये जो घटना बता रहा है कि वो जाता है FIR कराने की कोशिश करता है, पुलिस नहीं करती। वो हैरान था कि क्यों नहीं किया। फिर मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है, अगर वो उसे न बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज कराने पर जोर दिया, अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वादा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहां पहुंचेगा। अच्छा, फिर यहां नोट दिया हुआ है कि पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक, अच्छा ये तो एक्सरसाइजेज है, ठीक है। राजस्व विभाग का काम, अब आ जाइए यहां एक और डिपार्टमेंट। अभी तो एक बात आई पुलिस, अभी हम इसको एक बार समराइज भी कर लेंगे। एक बार पहले समझ लेते हैं कि किताब क्या कह रही है। अब वो राजस्व विभाग के काम को बात कर रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की क्या ड्यूटीज हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके बारे में बात हो रही है। तो कहता है कि आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिसमें वो अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे ये पता लग जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है? चलिए पता करते हैं कि ये कैसे किया जाता है। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी, अक्सर इनकी वैकेंसी निकलती है। उत्तर प्रदेश में तो बहुत पॉपुलर है, आप में से बहुत सारे लोग इसके फॉर्म को भी भरते हैं और बहुत महत्वपूर्ण काम होता है इनका। तो जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी आदि, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो कहते हैं। हम यहां जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी पटवारी रिस्पॉन्सिबल है किस बात के लिए? वो इस बात का ख्याल रखता है कि अगर एक पूरा कोई गांव है और इस गांव में ये बहुत सारी जमीनें बटी हुई हैं, बहुत सारी, तो ये ए की है, ये बी की है, सी की है, डी, ये किसकी जमीनें हैं, इन सारे डिटेल्स की जो रजिस्टर्ड, जो एक तरीके से अकाउंटिंग कह लीजिए कि सारी डिटेल कौन मेंटेन करता है, वही पटवारी मेंटेन करता है। ये पटवारी क्या कहते हैं, अच्छा अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर, खसरा मतलब जिस पे ये सारा लिखा जाता है, उस रजिस्टर को खसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं। तो खसरा खतौनी, अक्सर ये वर्ड आपने सुना होगा। तो खसरे यानी रजिस्टर विवरण को देखिए, यह पटवारी द्वारा रखा गया। अच्छा,
वो एक आप एनसीईआरटी की किताब में आपके एक पूरा विवरण दिया हुआ है, आप एक बार गो थ्रू लेगा, जरूरत नहीं है, बस वो समझाने के लिए कि एग्जैक्टली कैसे इसको देखा जाता है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, इसे जरीब कहते हैं। ये सवाल पूछा गया है, ये सवाल पूछा गया है किसी पीसीएस एग्जाम में कि जरीब किससे रिलेटेड है, और ये बड़ा मुश्किल होता है कई बार इस सब के जवाब दे पाना। तो यहां जरीब किसको कहते हैं? जरीब उस लोहे की जंजीर होती है जिसको पटवारी इस्तेमाल करता है। किस बात के लिए? खेत को नापने के लिए। आप देख रहे हैं कैसे सीधे सीधे फैक्ट्स उठा लिए जाते हैं, और आप अपनी रेगुलर स्टडीज में इस तरीके की चीजों को नहीं पढ़ते, और जब ये क्वेश्चन आ जाता है तो सब लोग हैरान, मतलब टीचर्स भी हैरान, स्टूडेंट्स भी हैरान, सब ये क्वेश्चन कहां से आ गया, मतलब कैसे आया होगा। और फिर बाद में पता चलता है कि अरे ये तो छठी क्लास की एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है। तो बहुत जरूरी है कि आप इन सारी चीजों को लाइन बाय लाइन देखें। आप देखिए हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली और इसमें से एक लाइन ऐसी मिलती है जहां से प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये जो जरीब वर्ड है, ये जरीब वर्ड इस्तेमाल होता है उस जंजीर के लिए जिसका इस्तेमाल पटवारी खेतों को नापने के लिए करता है, ठीक है। इसको आपको, अगर आपके पास ये पुस्तक है तो हाईलाइट कर लीजिएगा, नहीं तो जब भी आप ये वीडियो रिवाइंड करें, देखें, तो एक बार अपने नोट्स जरूर बनाइए। ओके, अब कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नाप कर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वो नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेड़ खिसका कर खेत की सीमा बदली गई है, यानी सही बात है। उसके बाद सारा चीज, सारा डॉक्यूमेंटेशन है, सारा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंटेशन है, सब लिखित है, उसको मालूम है कि किसकी जमीन कितनी है। अगर रघु ने मेड़ खिसकाई है तो अपनी जमीन को देख के बता देता, हाँ इसने वाकई खिसकाई है, तो ये सब साबित कर पाना आसान हो जाता है, ठीक है। अब यहां पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है। अच्छा, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है पटवारी का काम। देखिए यहां फिर दूसरा फैक्ट कि पटवारी के संदर्भ में या जो राजस्व विभाग का कर्मचारी, उसका संबंध में कथन के बारे में बात आ जाए तो पटवारी का एक काम तो है कि जमीन को नापना, उसकी पैमाइश करना, उसको वो देखेगा किसकी क्या जमीन है, उसका सारा डिटेल वो रजिस्टर्ड करता है, रजिस्ट्री में रजिस्टर करता है, उसको नोट डाउन करता है, उसका सारा लेखा जोखा रखता है। और दूसरा काम क्या है कि वो किसानों से भूमि कर भी लेता है, ठीक है। उसके पास वो जो लैंड रेवेन्यूज होते हैं वो भी इकट्ठा करने की जिम्मेदारी इसी की है। ये पटवारी ही रिस्पॉन्सिबल है वो लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। ये काम अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है। तो यानी तीन काम एक तरीके से हो गया इसका। एक तो वो जमीनों की पैमाइश करेगा, नाप करेगा, ठीक है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। दूसरा, वो जो लैंड रेवेन्यूज हैं, जो जमीन से जुड़े हुए कर हैं, उनको वसूलने का काम करेगा, ठीक है। और तीसरा, वो देखेगा कि उस इलाके में किस अनाज की पैदावार होती है, कितनी होती है, क्या होती है, तो उसकी भी सूचना वो सरकार को देगा। सरकार को जो उच्च अधिकारी हैं, इन्हीं सारे आधार पर वो बड़ी सारी पॉलिसीज बनाते हैं, बड़ी सारी नीतियां बनाते हैं। तो ये जो बेसिक डाटाज हैं वो देने की जिम्मेदारी इस पटवारी अधिकारी की होती है। क्लियर है बात? ओके, अब आ जाइए आगे। खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में, जैसे मैंने बताया कि पटवारी जिस रजिस्टर में ये सारी रिपोर्ट लिखता है उसको खसरा बोलते हैं, ठीक है। इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक, अच्छा उसमें एक नक्शा दिया हुआ आपके किस पुस्तक में, अच्छा इससे पता चलता है कि जमीन में कौन सा टुकड़ा किसके नाम पर है। रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए, अच्छा ठीक है। अब यहां ये पूरा नाम दिया हुआ है, इसकी डिटेल में बहुत नहीं जाना, ठीक है। इस तरीके से वो चिन्ह बनाते हैं, ये सारी डिटेल ऐसे नक्शे बनते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से एक दो नाम इसके, फिर सबके आगे नाम लिखे रहते हैं, पूरा नक्शा है। अच्छा, किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है, हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को इसे हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए ताकि वो आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सकें और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। अब आप देखिए, यहां भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि एक तो ये जो सारा रिकॉर्ड है
ये कितनी सारे विवादों को आसान कर देगा। आप देखिए कि अगर जो मेड़ की लड़ाई है कि किसी ने किसी का खेत ऑक्यूपाइड कर रखा है, इलीगल तरीके से किसी ने कब्जा कर रखा है, अवैध तरीके के कब्जा कर रखा है, किसी ने ताकतवर ने कमजोर को डरा धमका के उसकी जमीनें ले ली हैं, तो ऐसे में उसके पास लीगल इक्विपमेंट्स क्या है? तो ये जो खसरा खतौनी होता है, ये जो सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, ये बहुत मदद करता है। तो यहाँ ये कहता है कि जो भी रिकॉर्ड वहां है उसकी कॉपी कोई भी किसान ले सकता है, उसके लिए एक रिक्वायर्ड शुल्क होती, कई बार पटवारी भी सुविधा शुल्क लेता है, तो खैर हम उसकी बात तो नहीं कर रहे, लेकिन एक रिक्वायर्ड शुल्क होता है, एक सर्टेन फीस होती है, आप वो डिपॉजिट कीजिए और उसका फोटोकॉपी ले लीजिए कि वो सारा डॉक्यूमेंटेशन क्या है। तो चूंकि ये प्रक्रिया में कई बार विलंब होता है, कई बार सभी के लिए इतना आसान नहीं हो पाता, तमाम सारे प्रोसीजर हैं, कई सारे व्यवहारिक दिक्कतें होती हैं, तो यहां क्या कहते हैं, इसीलिए अब धीरे धीरे जिस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, आप देखिए कंप्यूटराइजेशन बढ़ रहा है, अब ज्यादातर रिकॉर्ड कंप्यूटर्स में डाले जा रहे हैं, तो अब वो सारा जो खसरा का रिकॉर्ड है वो कंप्यूटर में, और यही नहीं, वो सारे रिकॉर्ड उस पंचायत ऑफिस में भी भेज दिए जा रहे ताकि किसान को हमेशा पटवारी के ऑफिस दौड़ने की जरूरत ना पड़े, वो वहां से भी पंचायतों से भी ले ले। आने वाले समय में ये और ज्यादा ट्रांसपेरेंट होंगे। अब तो लोग ऑनलाइन भी चेक कर पाते हैं कि जमीनों की किसकी जमीनें कहां क्या है, तो जिन जिन क्षेत्रों में ये सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया गया वहां इस सबकी सुविधा हो रही। ठीक है जी, ये सारे नाम अभी अभी मैंने पढ़ा कि पटवारी, लेखपाल, कानूनगो, ये सब अलग अलग जगहों पर एक ही अधिकारी के लिए ये शब्द इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, अब आगे आ जाइए। कई मुश्किलों, अच्छा ठीक है, अब आ जाइए, आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की जरूरत कब पड़ती है? ये तो एक छोटी सी एक्सरसाइज है उस बच्चे के लिए, 6ठी क्लास के बच्चे के लिए है। अब आ जाइए, एक किसान दूसरे किसान से जमीन खरीदना चाहता है, किसान अपनी फसल, अच्छा ये आप देखिए ये सारे डॉक्यूमेंटेशन क्यों जरूरी है, तो यहां की भाई जब दूसरे से जमीन खरीदना चाहता है जाहिर है रिकॉर्ड की जरूरत पड़ेगी, किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है तो भी बता पाएगा। ठीक है, एक किसान को अपनी जमीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए, तो बैंक कर्ज कब देगा? जब उसके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन होगा। ठीक है, एक किसान को अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है, अगर सरकार सब्सिडीज वगैरह का फायदा दे रही है तो फायदा कैसे दे पाएगी? ओके, एक किसान अपनी जमीन अपने बेटे बेटियों को ट्रांसफर करना चाहता है, ऑब्वियसली जब तक ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहेंगे, इसीलिए बड़ी जिम्मेदारी का काम है। अगर आपके पास भी अपने खेत हैं तो ये इंश्योर कीजिए कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो गई हो। ठीक है, वो जरूर इस बात को इंश्योर कीजिए। कई सारी सुविधाएं मिलती हैं कई बारी, तो इन सब चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, अब आ जाइए, अच्छा चूंकि ये सारे डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी, इसलिए जरूरी है कि उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल लेते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, या कोई कहीं कुआं खोद लेता है, इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते रहते हैं। आप देखिए ये सब छोटे छोटे काम है, लेकिन सरकार के पास इन सब चीजों का डाटा होता है कि उपज कितनी हो रही है। उसी हिसाब से जब आप फाइनल जब इकोनॉमी पढ़ते हैं आप अपनी, तो तमाम सारी जीडीपी कैलकुलेशन होता है, तमाम सारा ओवरऑल प्रोडक्शन का कैलकुलेशन होता है, रॉ प्रोडक्शन कितना है, फिर हम पॉलिसीज बना पाते हैं कि हमारे यहाँ किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज हैं, या जो अपॉर्चुनिटीज हमको चाहिए उसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। यानी खास करके जब कृषि कानून बनेगा, कृषि नियम बनेंगे, या कुछ ऐसे कानून बनेंगे जो गांव के किसानों को, गांव में रहने वाले लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया जा रहा है, तो वो सारे कानून को बनाए जाने का आधार क्या होगा, वो डाटास कहां से मिलेंगे। तो ये छोटे जो ग्राम लेवल पर ये छोटे छोटे डॉक्यूमेंटेशन है कि कहाँ किस जगह पे कितनी फसल होती है। तो मान लीजिए कहीं गेहूं होता है, वहां चावल नहीं है, कहीं दूसरी का चावल बहुत होता है, तो वो किस तरीके से सरकारें मैनेज करेंगी, मंडियों की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, वो किस लोकेशन में होनी चाहिए,
ये सब इसी आधार पे होगा। ठीक है, किस तरीके बाजार ट्रांसपोर्टेशन का क्या अरेंजमेंट है, ठीक है, क्या कीमतें सही मिल पा रही हैं, नहीं मिल पा रही हैं। तो इन सारी चीजों का रेगुलेशन बनाने के लिए जो बेसिक डाटा की रिक्वायरमेंट होती है वो इन्हीं छोटे लेवल पर ये जो सारे रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं वहां से मिल जाती है। तो ग्राम प्रशासन की जो छोटी यूनिट है वो बड़ी बड़ी योजनाओं में बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन करती हैं, और ये सब आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कई बारी अगर आप अपने खास करके किसी डिबेट में या किसी ऐसे में अगर आप इन चीजों का भी उल्लेख करेंगे कि हमारे पास क्या रिकॉर्ड्स हैं, क्या ग्राम लेवल के सारे रिकॉर्ड्स अप्रोप्रिएट है नहीं है, क्या हमारी जो यूनिट्स हैं वो उनको बेनिफिट्स को जांच पाने में काबिल हैं या नहीं है, तो जब आप भी अपने जवाब को जो कोई सजेशन अगर आप दे रहे हैं किसी समस्या के समाधान के लिए, जो आप अपने तमाम सारे मेंस के आंसर राइटिंग में करेंगे, इंटरव्यूज में करेंगे, तो अगर आपने उस यूनिट का ध्यान में रख लिया तो जैसे ही आपके आंसर में सारी चीजें आती हैं बिल्कुल छौंक लग जाता है, आपके आंसर में अलग ही फ्लेवर आना शुरू हो जाता है और ये आपका आंसर एकदम से डिफरेंट हो जाता है। बहुत छोटी सी बात है। जनरली हम बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमी की बात करते हैं, बड़ी बड़ी पॉलिसीज की बात करते हैं, 5 ईयर प्लान्स की बात करते हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ ग्राम लेवल पे प्रशासन जो है उससे जुड़ी हुई समस्याएं या उससे होने वाले जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बात कर ली, डिस्ट्रीब्यूशन में भी इनका ख्याल रख लिया, तो आपको एकदम से एज मिलता है कि यार ये जो बात कह रहा है ये तो वो बात कह रहा है जो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो ये जो नजरिया आप बिल्डअप करते हैं ये आपको बहुत मदद करेगा आपके अपने आंसर राइटिंग में। तो जरूर इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो यहां फिर आगे क्या कहता है, भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े हुए मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंड को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि इत्यादि ये सब कहते हैं। सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। यहां सीधा सीधा देखिए इसने पूरा एक हायरार्की इस पुस्तक में कितना ब्यूटीफुली आप देखिए यहीं से समझ में आ जाए। कई सारे लोगों को, मतलब कई सारे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चों को भी ये हायरार्की का पता नहीं, वो ऊपर से वाले तो सब याद रखते हैं लेकिन नीचे ये कैसे काम होता है ये बहुत बहुत आसान हो जाता है अगर आप ये सारी चीजें समझते हैं तो। ओके, तो भारत में यहां एक हायरार्की दिया हुआ है कि आप देखिए जो पहले तो पूरा देश है, इसके बाद ये अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ है। यहां ये स्टेट में कह रहा है कि स्टेट को छोटे छोटे जिलों में बांट रखा है, डिस्ट्रिक्ट्स में बांट रखा है, जिलों में बांट रखा है। ठीक है, इस जिले के भी उपखंड हैं जिसके कई नामों से, इसको आप तहसील कह लेते हैं, तहसील, तालुका, ये सारे चीजें नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है उनको इस तरीके से यहां बांटा है। और ये जिला प्रशासन जो है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जो आप जिलाधिकारी बनेंगे तो ये सारा आपके अधिक इसके अधीन आना शुरू हो जाएगा। तो इन चीजों का आपको ख्याल रखने की जरूरत होती है। अच्छा, तो एक बार फिर से सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं। राजस्व, विभिन्न तरीके के कर राजस्व इकट्ठा होता रहे, अलग अलग टैक्सेस इकट्ठा होता रहे। वे ये भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। आप देख रहे हैं तहसीलदार थोड़े लेवल पर, मतलब एक तरीके से मजिस्ट्रेट की भी भूमिका है, वो न्याय देने की भी भूमिका को अदा करता है। यहां अभी आप नोटिस कीजिए कि किस तरीके से जो हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी है, पंचायतें जनता के द्वारा चुने गए जो पंचायत के सदस्य हैं, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो वार्ड मेंबर्स हो, पंचायत के सदस्य हो, ये सारे जनता के प्रतिनिधि होते हैं। और
इसी के साथ जनता के प्रतिनिधि के साथ साथ मिलकर हमारी ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, कैसे काम कर रही। आपको मालूम है कल की क्लास में हमने समझा था कि राज्य सूची का विषय है पंचायत। राज्य सरकारें अलग अलग कानून बनाती हैं, कई सारी केंद्र सरकार की नीतियों को इंप्लीमेंट कराने की जरूरत पड़ती है। तो हमारी जो नौकरशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी है, और उस निचले लेवल पर चुने गए जनता के प्रतिनिधि हैं, कैसे ये लोग मिलकर चीजों को परफॉर्म करते हैं। तो यहां पंचायत के कुछ अधिकारियों के बारे में बात की गई कि साहब पटवारी होता है, वो सारा इन सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके ऊपर जो होता है उसको तहसीलदार कहते हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली पीसीएस अधिकारी होता है, और इसके ऊपर फिर जिलाधिकारी होता है। तो ये सारी चीजें क्या कहते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर है इनके यहाँ। ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों का काम है कि एक तो सारे रिकॉर्ड मेंटेन रखें, टैक्सेस जो रेवेन्यूज हैं वो कलेक्ट करें उन इलाकों से। किसी तरीके के अगर किसी स्टूडेंट को अगर किसी तरीके का उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए या क्या जाति प्रमाण पत्र वगैरह चाहिए, तो ये सब उसको प्रोवाइड कराने में ये अथॉरिटीज मदद करती हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि तहसीलदार जो है वो उसके जमीन से जुड़े हुए जो छोटे मोटे विवाद होते हैं उसको भी वो सुनता है कि वहीं पे शॉर्ट आउट कर दें। और आप देखेंगे कि कई बार जब आप जुडिशरी के सामने जब चैलेंजेस पढ़ेंगे, आप अपनी सिविल सर्विसेज के दौरान तमाम सारे पॉइंट्स आप पढ़ते हैं, जब जुडिशरी आप पढ़ते हैं, तो जब आप चैलेंजेस पढ़ेंगे तो उसी में एक चैलेंज ये आता है कि साहब हमारे देश में जो कोर्ट्स की हालत है, उनके जो परफॉर्मेंस में एक बहुत बड़ी बाधा है वो ये कि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, जो मुकदमों की संख्या है वो ही बहुत ज्यादा है। अच्छा, उसमें से बहुत सारे मुकदमे ऐसे हैं जिनको वहीं बातचीत करके सुलझाया जा सकता था, ग्राउंड लेवल पर ही उसमें बहुत अच्छा काम किया जा सकता है, वहीं शॉर्ट आउट किया जा सकता था। लेकिन फिर भी वो मुकदमे कोर्ट हैंडल कर रहा है, तमाम सारे इंपॉर्टेंट मुकदमों को अवॉइड करके वो सारा चीजें भीड़ बढ़ाए हुए हैं। तो ऐसा ना हो सके, इसलिए ये बहुत जरूरी होता है कि उसको वहीं ग्राउंड लेवल पर ही उसको शॉर्ट आउट कर दिया जाए। और इसी उद्देश्य से क्या कहते हैं, इसी उद्देश्य से ये तहसीलदार को ये अथॉरिटी दी गई है कि भाई आप देखिए, ये कोर्ट में जाना ही ना पड़े, आप ही उन चीजों को शॉर्ट आउट कर दीजिए। तो आप अपने सुझाव में भी लिख सकते हैं, अगर आप कभी जुडिशरी के जो ऊपर ओवरबर्डन है उसको कम करने के लिए आप सुझाव भी दे सकते हैं कि जो हमारी तमाम सारे एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, अगर उन्हीं को कुछ जुडिशियल अथॉरिटीज दी जाए, थोड़ी सी बढ़ाई जाए, ठीक है, इस तरीके की कुछ चीजें क्रिएट की जाए तो इनके ऊपर बर्डन कम हो सकता है, न्याय जल्दी मिलेगा, खर्चा नहीं होगा, कोर्ट के ऊपर बर्डन कम होगा, लोगों की आस्था बढ़ेगी सरकारों में, ठीक है, व्यवस्था में, तो इन्वॉल्वमेंट होगी और एक कलेक्टिव ग्रोथ को हम प्रमोट कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को आप अपने आंसर में, अपने जिस भी तरीके आप एस्से में या कोई भी जवाब है तो आप इस तरीके को आप इसको कोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बहुत सारे लोग बड़े सारे सवाल पूछ रहे हैं। एक्चुअली अभी थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि इन सारे टॉपिक को जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि संविधान के भाग 9 में कैसे पंचायतों का स्ट्रक्चर है, तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम के अकॉर्डिंग सारा स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। अभी जो हम कर रहे हैं वो क्या कि एनसीईआरटी की 6ठी क्लास के 7वें चैप्टर में क्या लिखा हुआ है ना। तो कई सारे प्रश्न आपके थोड़े से बाहर हैं, बड़ी सारी जानकारियां वहां उसको जवाब देने के लिए चाहिए होती हैं। तो अभी जैसे ही अगर हम उसको डिस्कस, आपके उन प्रश्नों को अगर मैंने लिया तो फिर हम डाइवर्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आप अभी ध्यान रखिए, हम बात कर रहे हैं कि ये 6ठी क्लास की एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ, ताकि एनसीईआरटी एक बार कवर हो जाए। फिर हम इन टॉपिक्स पे जब कॉन्स्टिट्यूशन के को डिस्कस करने के लिए आएंगे तो ये सारी चीजें आपकी शॉर्ट आउट हो जाएंगी। चलिए अब आ जाइए, जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी गहरी बात इन्होंने कह दी कि जब भी आप कभी लैंड होल्डर्स के बारे में सोचिए कि साहब ये किसान है, इसके पास जमीन है, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं वो पुरुष ही होगा, ठीक है। महिलाओं की हैसियत खेतों में काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। आप देखिए ये बात आप तमाम सारे अपने जो सोशल जस्टिस वाले एस्पेक्ट में, सोसाइटी में, तमाम सारी जगहों पे महिलाओं की जब एम्पावरमेंट की
बात की जाती है, पोजीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, इन सारे ऐसे टॉपिक में इन सारी चीजों को आप एज इट इज कोट कर सकते हैं। कितनी ब्यूटीफुली, कितनी आसान भाषा में इन्होंने एनसीईआरटी में यहां लिख दिया कि महिलाओं की हैसियत खेतों में काम करने वाले मददगार भर की मानी जाती है, कि बस वो मदद करने आ रही, भले ही वो खेत की जो मालिक, जो किसान है, उसकी पत्नी हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, ठीक है, उस परिवार के सदस्य, लेकिन उसकी हैसियत क्या है अगर कानून की नजर देखें, साहब वो केवल हेल्पर है, ठीक है, उसके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी उसको कंसीडर नहीं किया जाता। तो आप देखिए, ये एक समस्या बताया और आपको यहीं से समाधान भी मिलना शुरू हो जाता है कि अगर ग्रामीण लेवल पर महिलाओं की स्थिति को स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जमीनों में उनको मालिकाना हक मिले, ठीक है, उनको भी ट्रांसफर किया जा सके, उनको भी मालिक के रूप में कंसीडर किया जा सके, अपने आप उनकी पोजीशन स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी। तो यहां ये समस्या बताया, यहीं से आपको समाधान भी मिल जाता है। ये है एनसीईआरटी का बेनिफिट। छठी क्लास के एनसीईआरटी कितने बड़े बड़े समस्याओं का समाधान आपको ये बता दे रहा है। तो ठीक है, अच्छा, यहां पर आगे बता रहा है, अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। हाँ, ये भी कानून जल्दी ही ये बने, कुछ वर्षों शुरुआत से ऐसा नहीं था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल में ही ये कानून बदला गया है। ये हाल में, आप में से कोई बताएगा ये हाल में कब, ये कानून कब बना, जब हमारे देश में महिलाओं को अपने पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना शुरू हुआ? ये आपका होमवर्क, जरा ये पता कीजिएगा और उसकी डिटेल भी पढ़िएगा, बड़ी सारी चीजें आपको जानने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों और बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यानी जो भी अगर परिवार है, जो लैंड होल्डर है, तो अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसके बाद उस जमीन पे किसका किसका हक होगा? एक तो उसके बच्चों का होगा, उसकी पत्नी का भी होगा, और उसकी कोई बेटी है, मतलब बच्चों में बेटा बेटी दोनों का ही हक होगा। ओके, अब ये कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। अब ये कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अगर ऐसा है तो ये कानून बनाया किसने होगा? संसद ने बनाया होगा कि अलग अलग राज्य सरकारों ने बनाया होगा? ये कह रहा है कि एक ऐसा कानून बनाया गया जिसमें महिलाओं को भी अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। ये कानून सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। तो ये कानून किसने बनाया होगा? ऑब्वियसली पार्लियामेंट ने, क्योंकि पार्लियामेंट के बनाए गए कानून ही पूरे देश पर लागू होते हैं। ओके, अब आ जाइए, इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए, सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वो शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में, कहानी है, चलिए एक पोएट्री है, जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद खेती काम संभालती। सुधा भी इस तरह निश्चिंतता में, हाँ, चूंकि उनकी भी प्रॉपर्टी में अब भागीदारी है, तो ये एक उदाहरण है सुधा नाम की बच्ची का कि अब वो प्रॉपर्टी में चूंकि हिस्सेदार हैं, वो और उसकी मां, तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया कि ये जो खेती हम कर रहे हैं और जो हमारा जो भी कंट्रीब्यूशन है इसकी डेवलपमेंट में, वो हमारी भी ग्रोथ को इंश्योर करेगा, हमारी भी डेवलपमेंट को, हमारे भी विकास को सुनिश्चित करेगा। ओके, अब आ जाइए, गांव में कहता है अन्य सार्वजनिक सेवाएं क्या है। तो एक कहता है, इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण के व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऑब्वियसली पुलिस के रूप में पढ़ा, कि आपने समझा कि हर गांव एक पर्टिकुलर थाने के जुरिस्डिक्शन में आता है, ठीक है। और दूसरा, जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे मामले में पटवारी की भूमिका का। इनके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने ये भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं को इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरीके की समस्याएं आती हैं, ठीक है। यहाँ एक होमवर्क दिया है बच्चों के लिए कि अपने इलाके में इस तरीके की सूचियां बनाइए। तो बेसिकली जो छठी क्लास का ये जो टॉपिक है, ये बेसिकली क्या बात करता है, आप देखिए, ये बात करता है कि
जो ग्राम प्रशासन है, बेसिकली इसने दो चीजों पे फोकस किया इस क्लास में। दो चीजों फोकस की गई हैं कि अगर किसी तरीके की कोई समस्या है तो पहला चीज क्या है, सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस सिस्टम इज देयर। एक थाना होगा, हर गांव किसी न किसी थाने के, किसी न किसी पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में आता है। तो वहीं कोशिश की जाएगी कि वो थाना की जिम्मेदारी होगी कि वो उनकी सुरक्षा व्यवस्था को इंश्योर करे, किसी भी विवाद को ग्राउंड लेवल पर सुलझाने में मदद करे। उनकी मदद के लिए एक राजस्व, एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है जिसमें पटवारी की बात की गई। पटवारी का काम होता है कि वो एक तो जमीनों की पैमाइश करेगा, उसकी नाप करेगा, ठीक है, ये इस बात का रिकॉर्ड रखेगा कि जो भी इस एरिया में जो जमीनें हैं वो किसके, कौन सी जमीन किसके नाम पर है, कितना एरिया किसके नाम पर है, प्लस वो उस इलाके से जो टैक्स होगा, जो लैंड रेवेन्यू होगा, उसको कलेक्ट करने का काम करेगा। और तीसरा जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, फसलों का जो उत्पादन हो रहा है, वो उसका भी निरीक्षण करेगा। इसके ऊपर एक अधिकारी होता है जो तहसीलदार होता है, जो पटवारी को निर्देश देता है, उसके काम को निरीक्षण करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो चीजें आपने इस टॉपिक में पढ़ी। तो छठी क्लास का जो ये वाला अध्याय है, ये केवल इतनी ही बात करता है। इतनी कहानी समझने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए आज हम अपने एक और टॉपिक को यहीं पर कंसीडर कर लेते हैं, जो बात करता है शहरी प्रशासन के बारे में। पंचायतों, नगर प्रशासन, जो हमारे नगर प्रशासन है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ये, इसको भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ओके, अब आइए हमारा जो अगला टॉपिक है नगर प्रशासन। आप देखिए यहां छोटी सी चीज हम समझ लें कि जब आप ये संविधान पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे कि हमने समझा था, जब हम क्या पंचायती राज डिस्कस कर रहे थे, तो हमने समझा था कि पंचायती राज सिस्टम वाज नॉट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, ये शुरुआत से हमारे संविधान में शामिल नहीं था। दिस वाज एडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन 1992 बाय 73rd अमेंडमेंट, पंचायती राज। ठीक है, सिमिलरली ये जो शहरों का प्रशासन है, मतलब इवन दिस इज नॉट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द बिगनिंग, इवन दिस इज एडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन 1992 बाय 74th अमेंडमेंट। ये 74वें संविधान संशोधन से इस नगर प्रशासन को भी हमारे संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, उसी भाग 9A में 9क के अंदर इसको जोड़ा गया। आर्टिकल 43O से लेकर, मतलब P से लेकर Z तक। तो ये सारी चीजें जब हम संविधान डिस्कस करेंगे तो और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नगरों का प्रशासन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आपको मालूम है कि जो हमारे देश में जो क्षेत्रों का बंटवारा है, वो कुछ आधार है, उसके आधार पे हम कुछ क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्र के रूप में कंसीडर करते हैं और कुछ उनको नगरों के रूप में कंसीडर करते हैं। जनरली अगर आप गौर करें, अगर बहुत बेसिक अंतर देखें, तो गांव सीधे सीधे जुड़े होते हैं प्रोडक्शन से और शहर ज्यादातर जुड़े होते हैं सर्विसेज से। ठीक है, ज्यादातर सेवाएं यहां पर उपलब्ध होती हैं और यही वजह है कि जीवन शैलियों का भी बहुत अंतर है। यहां हमारी जो द्वितीय नगरीय क्रांति है, आप इतिहास में पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो आर्यंस थे वो एक ग्रामीण कल्चर को कैरी करने वाले लोग थे, वो ग्रामीण सभ्यता के लोग थे, आर्यंस थे। और बाद में फिर रिवोल्यूशन हुआ, अर्बन रिवोल्यूशन हुआ। ठीक है, इसीलिए हम उसको सेकेंड अर्बनाइजेशन बोलते हैं, द्वितीय नगरीय क्रांति। पहली नगरीय क्रांति कौन सी थी? द फर्स्ट अर्बन रिवोल्यूशन। यस, आई एम आस्किंग दिस कि सेकेंड अर्बनाइजेशन इज समथिंग एल्स। व्हाट इज फर्स्ट अर्बनाइजेशन? फर्स्ट, पहली नगरीय क्रांति। चलिए आप इस पर विचार करते रहिएगा। तो नगरों की आवश्यकता अलग परिस्थितियों में होती है। हमारा जो अगला अध्याय है वो इसी के बारे में बात करता है। तो चलिए आज उसके बारे में भी समझते हैं कि ये पुस्तक क्या कहती है। यहां एक गांव के मुकाबले शहर ज्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां ज्यादा चौड़ी होती हैं, यहाँ के बाजारों में ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं, अस्पताल होते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा वाहन होते हैं और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है?
कौन सी संस्था इन सब के लिए जिम्मेदार होती है, कैसे निर्णय लिए जाते हैं, कैसे योजनाएं बनती हैं, कौन लोग हैं जो सारा काम करते हैं। आइए उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसका प्रयास करते हैं। चलिए, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया, बहुत सारे क्या, सभी लोगों ने ही सही जवाब दिया, जितने लोगों ने भी दिया। चलिए, सभी को बहुत बधाई। इंडस सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन, मतलब वो अर्बन सिविलाइजेशन था। जो हमारी हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति थी वो अर्बन सिविलाइजेशन थी। आप सोचिए, वो बड़ी कमाल की चीज है, नहीं? आप देखिए, अंग्रेज, आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, अंग्रेज यहाँ आए तो वो हमें कहते थे कि हम भारतीयों को सभ्य बनाने आए, तो हम तब भी पक्के ईंटों के मकान बना रहे थे और बड़ा 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्रॉस करने वाली सड़कें बना रहे थे, जब यूरोप में लोगों को भी ठीक से शरीर ढकना नहीं आया था। तो बड़ी गौरवशाली परंपरा रही है हमारी, हम सबको इस पर प्राउड करना चाहिए और इसकी सुरक्षा की कलेक्टिवली, मतलब हम सभी की जरूरत है कि हम एक दूसरे को संरक्षित रखें, सुरक्षित रखें। चलिए, तो यहां ये बता रहा है कि भाई शहर है, बड़ा है, तमाम सारी आवश्यकताएं हैं, बिजली है, पानी है, सैनिटेशन है वो सारी चीजें, ये सब कौन करता? आखिर कोई तो अथॉरिटी होगी जो ये डिसाइड करती है, ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो उसी के बारे में बात करता है और यहां पर एक कहानी से बात शुरू होती है। थोड़ा सा मैं बता दूं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और उस क्रिकेट खेलने में एक बॉल आती है और वो गली की ट्यूब लाइट टूट जाती है, ठीक है, और गली की ट्यूब लाइट टूट जाती है, तब वो बच्चे डर जाते हैं कि अरे यार अब क्या होगा, ठीक है। पहले तो एक दिन और किसी की ट्यूब लाइट टूटी हुई थी, किसी के घर की, तो सब लोगों को मिलकर उसको फाइन देना पड़ा था, हर्जाना देना पड़ा था कि भाई हमारे घर का तोड़ा लाइट, तो उसको बनवाओ, तो वहां वो करना पड़ा। लेकिन यहां पर ये क्या कर रहे हैं, यहां पर इस तरीके की, अब जो गली की ट्यूब लाइट टूट गई, अब ये किसको, कौन लेगा इसका हर्जाना, ठीक है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहां पर ये सारी चीजों को लेकर सारे बच्चे परेशान थे और मतलब वही बता रहा था कि निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई तो बदलने के लिए सबने जेब खर्चे से पैसे दिए। अब गली की ट्यूब लाइट टूटी है तो ये इसके लिए कौन बदलता है, इसको कौन ठीक करेगा, किसको हर्जाना देना पड़ेगा। फिर माला एक बच्ची थी जो खेल रही थी, उसका घर सबके पास था, सारी बातें उसकी माँ पूछती है, बताते हैं सब। फिर वो बताए कि नहीं साहब, ये तो नगर निगम की जिम्मेदारी होती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी होती है। और उन्होंने ही बताया कि यास्मीन खाला एक नाम बताता है जो नगर निगम में काम करती थी, अब रिटायर हो चुकी हैं, तो बोला कि आप उनके घर जाइए, वो आपको ज्यादा डिटेल में बताएंगे। अब देखिए यहाँ कितनी ब्यूटीफुली एक कहानी के थ्रू प्रशासन समझाया जा रहा है, बहुत बहुत ही खूबसूरत। ओके, फिर यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और फिर उसके बाद वो सारे बच्चे वहां पहुंचते हैं, बच्चे जाके उनका सवाल सुनते हैं, तो यास्मीन खाला हंस पड़ती हैं और बोलती हैं कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो। अब बच्चों का मासूम सवाल कि हमसे गली की ट्यूबलाइट टूट गई है, अब हमको उसको हर्जाना देना है, वो फला मौसी का खिड़की का शीशा टूट गया था तो हमने अपनी पॉकेट खर्चे से मौसी को पैसे दिए, उन्होंने अपनी खिड़की का शीशा बदलवा दिया। अब ये गली की लाइट टूट गई है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसको चेंज कराने के लिए। तो वो जो खाला थी, यास्मीन खाला, वो काम कर चुकी थी नगर निगम में, तो वो हंसने लगी हैं और वो फिर समझाने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं कि जिसको तुम पैसा दे सको ये कोई एक आदमी नहीं है, ठीक है, एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। अब यहां से वो समझाना शुरू करती हैं। आप भी, जिन लोगों को बहुत नहीं पता, वो भी इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों और बाजारों की सफाई का काम करती हैं। माला बोलती हैं हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना तो है, मैंने शहर के बोर्ड भी देखे जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। देखिए, ये सारे काम ही बता रहे हैं इसके माध्यम से, कितनी ब्यूटीफुली स्टोरी के रूप में ये सारा काम बता रहे हैं। फिर खाला बोलती तुम बिल्कुल सही कह रही हो, नगर निगम का काम ये सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां ना फैलें। ये स्कूल स्थापित करता, आप देखिए अब इसके काम अपने आप यहीं से पता चल गया, शहर में बीमारियां ना फैलें ये काम करता है, शहर के स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता भी है, शहर में दवा खाने और अस्पताल चलाता है, यह बाग बगीचों का रख रखाव भी करता है, ठीक है,
उन्होंने आगे जोड़ा, हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं, छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। यानी अगर बहुत बड़ा शहर है, वहां ये सारा प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, तो वो जो संस्था ऑर्गेनाइज करती है उसको नगर निगम कहते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और अगर कहीं छोटी कस्बे पे है तो उसको नगर पालिका बोलते हैं, म्युनिसिपैलिटी। ओके, फिर यहां एक्सरसाइज है, फिर निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। अब उसके प्रशासनिक कर्मचारियों के बारे में ये बता रहा है कि यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यहां फैसला लेता कौन है। ये बहुत जरूरी, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि पार्क कहां बनाया जाए। अब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मजेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? एक बच्ची ने पूछा, तो फिर उन्होंने जवाब दिया कि नहीं रेहाना, मैं तो निगम के लेखा विभाग अकाउंट डिपार्टमेंट में थी, बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियां बनाती थी। क्योंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं, इसीलिए इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत सारे काम करना पड़ता है। ज्यादातर नगर निगम पार्षद ही ये निर्णय लेते हैं। अब देखिए, आप में से कल कोई पूछ भी रहा था कि ये पार्षद कौन होते हैं, लीजिए उनका जवाब, कल पूछा था, आज मिल रहा है। ओके, यहां ये शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा गया। अब एक कोई पूरा शहर है, कोई एक शहर है, इसको अलग अलग वार्ड्स में, ये अलग अलग वार्ड में ये सब बांट दिया गया। यहां चुनाव होता है, नगर निगम के चुनाव होते हैं और आप हर इलाके से एक काउंसलर्स को चुनते हैं। काउंसलर, जिसको आप पार्षद बोलते हैं हिंदी में, पार्षद चुनते हैं। फिर उससे पूरे शहर के लिए एक मेयर चुनते हैं आप, वो सब इसी नगर निगम से जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो पार्षद होता है, ये हर वार्ड का एक प्रतिनिधि होता है। और ध्यान रखिए, ये जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि है। ठीक है, जो पार्षद है, जो काउंसलर है, वो जनता के द्वारा निर्वाचित है, ये कोई अपॉइंटेड नहीं है, जनता ही इसको चुनती है। ठीक है, हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह के लिए आते हैं। यानी अगर कोई ऐसा डिसीजन लेना है इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, तो ये सारे वार्ड के जितने भी पार्षद होंगे, जितने भी काउंसलर होंगे, सबकी एक मीटिंग बुलाएगा। ठीक है, और फिर उनसे सबकी राय लेगा, साहब हम ये पूरे शहर को इस तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं, आपकी क्या राय है। ओके, फिर पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श का निर्णय लेते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है, या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज्यादा नियमित रूप से करना है, या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई करनी। पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा, ये सब, यानी जो सारे पार्षद इकट्ठा होते हैं वो मिलकर एक कमेटी बनाते हैं जो अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, फिर ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं। अच्छा, जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर वार्ड की समस्या है, हमारे इलाके, हमारे कॉलोनी की कोई दिक्कत है, तो उस कॉलोनी के लोग इकट्ठा होंगे, अपने पार्षद से बात करेंगे, साहब ये समस्या है। ठीक है, तो वो जाके फिर वहां पर बात कर लेगा। यहां उदाहरण भी दे रहा है कि अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ गए तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं कि अब ये पूरे शहर की समस्या नहीं, कहीं तार टूट गया, वो उसी इलाके के लोगों को दिक्कत है, किसी के लिए भी खतरा हो सकता है, तो जाके अपने पार्षद को बोलेंगे भाई कराओ इसका कुछ। फिर वो रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है उससे मिलकर वो बात करेगा। ओके, फिर जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू कराने का काम आयुक्त कमिश्नर करते हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप देखिए। यानी पार्षद जो ये इसको बहुत ध्यान से समझना है। इस तरीके के कथन कारण वाले में खूब क्वेश्चन आता है कि कथन तो सही है लेकिन कारण सत्य नहीं है। ठीक है, तो यानी डिसीजन लेने वाली अथॉरिटी कौन है? ये काउंसलर्स, पार्षद, बट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट देम। वो उनको लागू कराने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कमिश्नर की होती है। वो उस कमिश्नर आपको मालूम है जनरली एक आईएएस ऑफिसर होता है। ठीक है, तो ये एक अपॉइंटेड अथॉरिटी है। ठीक है, ये इलेक्टेड अथॉरिटी नहीं है। पार्षद विल डिसाइड,
ठीक है, ग्रुप ऑफ पार्षद विल डिसाइड एज अ कमेटी, अलग अलग कमेटीज के माध्यम से पार्षद डिसाइड करते हैं साहब ये काम तो किया जाना है। अब निर्णय हो गया, सपोज एक बस स्टैंड बनाना है या कोई पार्क बनाना है या कोई इस तरीके से काम हम कराना चाहते हैं, साफ सफाई या किसी चीज के लिए, तो वैसे ही जैसे वो, अब इसको एग्जीक्यूट कौन कराएगा? एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेदारी पार्षदों की नहीं होती, उसके लिए एक कमिश्नर होता है और प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं। आयुक्त और ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं, वो सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। ठीक है, ये बहुत देखिए छोटी छोटी चीजें, एनसीईआरटी कितनी ब्यूटीफुली ये सारी बातें बता देती। कई बार जो कथन कारण वाले क्वेश्चन आते हैं कि पार्षद शहर के बारे में सभी निर्णय लेते हैं और उनको लागू कराने की भी जिम्मेदारी उन्हीं पार्षदों को ही होती है। अब आएगा कथन सत्य है, कारण असत्य, कथन कारण है लेकिन उसकी सही व्याख्या नहीं करता, तो इस तरीके के क्वेश्चंस खूब आते हैं। या पार्षद के बारे में, नगर प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विच वन इज करेक्ट, विच वन इज नॉट। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। और फिर आप मेंस के क्वेश्चंस में भी जब आप नगर प्रशासन और इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे तो आप बात कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। इस तरीके कोऑर्डिनेशन नहीं रहा तो दिक्कतें कैसे आ जाती हैं, तो आप समाधान की भी बातें कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप इस पर भी विचार करें। ओके, अब नगर निगम में ये निर्णय कैसे लिए जाते हैं, एक बच्ची ने पूछा, तो फिर वहां जवाब दिया, बच्चों से सवालों से खुश होकर यास्मीन खाला ने जवाब दिया कि सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है, उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद ये प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जा सकें। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। और इन्होंने फिर बताया कि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा नहीं था, बच्चों के सवालों ने उनसे अपने अनुभव बांटने का मौका मिला। अच्छा ठीक है, तो क्या बताया कि ये सारे पार्षद मिलेंगे, वो बताते हैं कि साहब ये काम कर रहे हैं, मान लीजिए बस स्टैंड बनाना या पार्क बनाना या उनके अपने इलाके की समस्या का भी समाधान होना है, तो उस समाधान में एक सर्टेन कॉस्ट आनी है, वो एक खर्चा आना है। उस खर्चों के बारे में, क्या बजट लगेगा, क्या खर्चा आएगा, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन चूंकि एग्जीक्यूशन का काम उनका नहीं है, तो फिर वो अब रिलेटेड डिपार्टमेंट से बात करेंगे, कमिश्नर से बात करेंगे। अब वो इस चीजों को डिसाइड करते हैं कि कैसे क्या किया जाएगा। ओके, फिर नगर निगम को पैसा कहां से मिलता है? बात ये भी सवाल सही है कि डिसीजन तो ले लिया, ये सारा काम कराना है, पैसा कहां है, कैसे होगा ये सारा काम? तो पैसा कहां से आता है? इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम ये राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए टैक्स से आता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। अच्छा देखिए, यहां एक चीज का, इस स्टेटमेंट में एक चीज ध्यान रखिएगा। आप इकोनॉमिक्स में जब भी आपको कोई सर आएंगे पढ़ाएंगे आपको, जब आप खुद भी पढ़ते होंगे, तो अगर पूछा जाए व्हाट इज टैक्स, व्हाट इज कर, कर क्या होता है, तो कर इज अ मैंडेटरी पेमेंट। आप अगर टैक्स के दायरे में आते हैं, यू हैव टू पे, देना पड़ेगा, नहीं दोगे पनिशमेंट मिलेगी। तो टैक्स इज अ मैंडेटरी पेमेंट, वो एक अनिवार्य भुगतान है, आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, यहां ये कह रहा है कि कर वो राशि जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। ये बात ठीक है। यहां एक चीज मैं आपको अलग से जानकारी, छठी क्लास के बच्चे को समझाने के लिए तो ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं, चूंकि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि ठीक है कि आप जो टैक्स के रूप में जो धनराशि सरकार को देते हैं, सरकार आपको जो भी सुविधाएं मुहैया कराती हैं उसमें उसी धन का वो इस्तेमाल करती है। तो निश्चित रूप से आपका टैक्स जमा करने के पीछे उद्देश्य ही रहता है कि आपको तमाम सारी फैसिलिटेशन दें। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि सरकार किसी भी फैसिलिटेशन का कोई प्रॉमिस नहीं करती। ये टैक्स की एक सबसे बड़ी खासियत होती है। टैक्स और फीस में यही अंतर होता है। फीस जब भी आप जमा करते हैं तो उसके बदले में एक निश्चित सेवा का प्रॉमिस किया जाता है। आप मान लीजिए आप ट्रेन से ट्रैवल करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना चाहते हैं, तो जब आप ट्रेन की टिकट खरीदते हैं तो वो फीस है, एक सेवा का लाभ उठा रहे हैं, उसके बदले में आपने भुगतान किया। टैक्स जमा करते हैं, सरकार कोई प्रॉमिस नहीं करती आपसे कि आप टैक्स जमा करो, आपके घर के सामने की नाली बनवा देंगे। इस बात को बहुत अपनी जानकारी के लिए ध्यान में रखिए
तो टैक्स के बदले में सरकार किसी भी सेवा का कोई प्रॉमिस करवाती, वो सारा काम इसी पैसे से। इस बात को समझिएगा कि सरकार जो भी सुविधाएं आपको देती है वो सब आपके द्वारा दिए गए टैक्स के पैसों से ही देती है। उसका मेन सोर्सेज वही है इनकम का, तो उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके वो जनता को सुविधाएं देती है। लेकिन इस बात का भी साथ ही साथ ख्याल रखिए, सरकार टैक्स के बदले किसी सुविधा का प्रॉमिस नहीं करती है ना। जैसे सर्विसेज के लिए प्रॉमिस, फीस के बदले सुविधाओं का प्रॉमिस किया जाता है, टैक्स के बदले किसी सुविधा का प्रॉमिस नहीं होता। तो एक जानकारी है ये, अगर आप मतलब अपने पास ये रखे रहिएगा। अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं यू हैव टू पे, आप टैक्स के दायरे में नहीं आते नहीं देना पड़ेगा। और ये भी चीज है, फीस का फायदा उसी को मिलता है। आप में से कई सारे लोग सवाल पूछते हम नहीं दे, तो यहां टैक्स का फायदा, फीस का फायदा उसी को मिलता है जो फीस पे करता है। ठीक है, आप ट्रेन बस में जा रहे हैं, बस की टिकट आपने अपने लिए टिकट खरीदी, कई साथ में मेरे माताजी पिताजी हैं, तो कंडक्टर क्या बोलेगा, उनकी भी टिकट लो। ठीक है, तो जो बस में वही बैठेगा जिसके पास टिकट है। लेकिन सड़क पे आप देखिए वो लोग भी चल रहे हैं जिसके पास जो टैक्स पे नहीं करते। ठीक है, फुटपाथ पे लोगों ने अपना ड्राइंग रूम, बेडरूम, सम टाइम बाथरूम, टॉयलेट सब बना रखा है ना, कि है कि नहीं। तो यहां वो टैक्स पे नहीं कर रहे, आप कोई टैक्स सड़क पे फुटपाथ पे से आप जाके उठो ये मेरे टैक्स से बना हुआ है, तो क्या बोलेगा वो, क्यों रो रहा है, तू भी आ जा। नहीं, तो टैक्स का फायदा वो लोग भी उठाते हैं जो टैक्स पे नहीं करते। तो टैक्स इज अ मैंडेटरी पेमेंट, आप टैक्स के दायरे में आते हैं, यू हैव टू पे, आपको देना पड़ेगा, नहीं दी पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, टैक्स अनिवार्य भुगतान है। टैक्स के बदले में सरकार किसी सुविधा का प्रॉमिस नहीं करती, करवाती, सारी सुविधाएं देती उसी पैसे से, लेकिन आपको कोई प्रॉमिस नहीं करती। और टैक्स का फायदा वो लोग भी उठाते हैं जो टैक्स पे नहीं करते। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त इन सब चीजों को और भी बहुत डिटेल में इसको समझेंगे। ओके, फिर जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। प्रॉपर्टी टैक्स देना होता है। नगर निगम का सबसे बड़ा भाग इसी प्रॉपर्टी टैक्स से आता है। इसीलिए जब भी सरकारें कोई खास करके मतलब सरकारें अगर प्रॉपर्टी टैक्स में कोई चेंजेस करती हैं तो सबसे ज्यादा बर्डन पड़ता है इसी नगर निगम पर, क्योंकि एक बहुत बड़ा पार्ट है जो प्रॉपर्टी टैक्स, जो इनकम का सोर्स है नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स। तो यहां जब भी आप कभी अगर टैक्सेशन से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में बात करें, किसी इकोनॉमिक्स से जुड़ी किसी पॉलिसी के बारे में बात करें, तो इन छोटी छोटी बातों का आप जिक्र कर सकते हैं। ओके, तो संपत्ति कर देना होता है, और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए देखिए वाटर टैक्स है, संपत्ति का टैक्स है, तमाम सारे अन्य टैक्स और होते हैं। जितना बड़ा घर उतना ज्यादा कर। ठीक है, जितना ही बड़ा घर होगा प्रॉपर्टी टैक्स उतना ही ज्यादा लगेगा ऑब्वियसली। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से, देखिए ये यहां लिखा भी है, सबसे ज्यादा भाग 25 से 30% पैसा वहीं से आता है, प्रॉपर्टी टैक्स। इट्स अ बिग शेयर। मतलब जो भी टोटल कलेक्शन है किसी भी नगर निगम का टैक्सेस का, उसमें 25 से 30% अकेला प्रॉपर्टी टैक्स से होता है। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो वो शेयर करता है ये प्रॉपर्टी टैक्स। ओके, फिर शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगली बार आप देखिए सिनेमा हॉल में ये सारे म्युनिसिपल टैक्सेस लगते हैं। ठीक है, तमाम सारे एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, तमाम सारे टैक्सेस, दुकानों पे तमाम सारे टैक्सेस लगते हैं, तो जो वो उसी इलाके के नगर पालिका को देना पड़ता है। आप अपने शहरों में तमाम सारे होर्डिंग्स, बोर्ड्स देखते होंगे, अलग अलग चीजों के एडवर्टीजमेंट के लिए नगर पालिकाएं उससे टैक्स वसूलती हैं। तो ये सारे सोर्सेज हैं उसकी इनकम के। तो यहां ये सुझाव भी दे रहा है आपको, अगली बार जब भी आप सिनेमा देखने जाइए तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा, हमें मनोरंजन कर भी देना पड़ता है। जी बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से टैक्सेस मिलते हैं। शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती होगी खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वो अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुके थे। अच्छा ठीक है, अगर दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभाग, मतलब बच्चे का सवाल है कि पूरा इतना बड़ा शहर है और सारा कुछ मेंटेनेंस करना है तो कितने सारे लोगों की जरूरत होगी। तो अब यहां यही बता रहे कि दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं। जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग, उद्यानों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था। आप इस बात को बहुत मोटे तौर पे समझ रहे हैं।
कि बच्चे का एक बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन था, इतना सारा काम है कैसे करती है नगर निगम। तो ये सारा अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर रखा है। जैसे आपका यूपीएससी है, पीसीएस है, उसका सिलेबस कितना बड़ा है, कितने सारे विषय हैं। तो हमने क्या किया इस दीक्षांत कोचिंग में कि अब मैं आ रहा हूं आपसे पॉलिटी से जुड़े हुए आपसे चीजें डिस्कस कर रहा हूं। कोई सर इकोनॉमिक्स बात करेंगे, कोई आपसे हिस्ट्री बात करेंगे, कोई साइंस, अलग अलग विषयों पर बात होती है, अलग अलग सेगमेंट में बात होती है। जैसा भी हम एनसीईआरटी का ये सीरीज लेकर आए, फिर मैं आपके सामने क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा आपके साथ, फिर आके आपके मेन कोर्सेज पर भी आएंगे, जब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे बात करेंगे कि आपकी क्या, कैसे आप उसकी तैयारी करेंगे। तो आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन को हमने अलग अलग सारी जिम्मेदारियां अलग अलग व्यक्तियों में बांट दी। सिमिलरली ये पूरा नगर निगम भी अलग अलग डिपार्टमेंट में बटा हुआ होता है और वो सारे मिलकर ये सफाई, ये काम करते हैं। ठीक है, उसने अपना एग्जाम्पल भी दिया, उन खाला ने के साथ में अकाउंट डिपार्टमेंट में थी और हिसाब किताब का काम करती थी। ठीक है, फिर यहां फिर ठीक है, कहानी आगे बढ़ती है। फिर उन्होंने आगे बताना शुरू किया कि तुम लोग जानते हो कि कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा कर ना हटाया जाए तो मक्खियां, गंदगी, तमाम सारा बीमारियां हो जाती हैं, आप जानते हैं। एक और बुरी बात यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था क्योंकि उनके घर वालों को यही डर था। मतलब घर में ये बता रही थी कि एक बार बहुत गंदगी बहुत फैल रही थी हमारे शहर में, लोग खेलते, बच्चों खेलने भी नहीं देते थे क्योंकि गली में गंदगी है, बीमार पड़ जाए। तो फिर वो आगे बताते हैं कि यह अपनी बात जारी रखी और कहा मोहल्ले की औरतों ने सबसे सारी गंदगी से बहुत नाराज थी, वो सलाह लेने मेरे पास भी आई। उन्होंने कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर किसी ने भी इस पे काम करने का कोई ठीक बात बताई नहीं। तो फिर वो आगे बताती हैं कि अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए और इसी बात के लिए तो हमने उनको चुना है। फिर वहां एक गंगाबाई, एक महिला थी जिन्होंने महिलाओं के एक छोटे से समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। तब पार्षद घर के बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। इन लोगों ने बताया, मतलब यहाँ ये बताया, कबाड़ी के बारे में भी बताया। ठीक है, पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वह अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों को एक अर्जी पर दस्तखत कराए, मतलब साइन भी कराए कि भाई ये दिक्कत है। फिर उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने चलते हैं, क्योंकि अभी आपने समझा कि एग्जीक्यूशन का काम उसी कमिश्नर का ही होता है। तो आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। ठीक है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट, जो रिलेटेड डिपार्टमेंट थे, उनके रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज भी रहे तो ठीक है। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज्यादा से ज्यादा परिवारों के लोग दस्तखत हो जाए। ठीक है, आयुक्त के यहाँ मिलने गए। पहले तो आयुक्त बहाना बनाने लगे, लेकिन बाद में कहा कि नहीं, उन्होंने कहा साहब हमारे पास ट्रक नहीं है आपके इलाके से गंदगी साफ कराने के लिए। तो वो जो गंगाबाई थी उन्होंने कहा कि अमीर इलाकों से तो आप कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं, हमारे इलाके में नहीं। फिर उसके बाद चीजें बताए कि नहीं, उस इलाके में भी फिर साफ सफाई होगी और उसके बाद से रेगुलर सफाई होती रही। तो कहने का मतलब इस स्टोरी में ये था कि साहब किसी इलाके में सफाई नहीं हो रही थी, तो वहां के लोगों ने जाके पार्षद को लेके कमिश्नर से बोला। कमिश्नर ने पहले टाल मटोल की, लेकिन फिर उनके दबाव से उन्होंने सफाई करानी शुरू कर दी। फिर वही चीज जो हम पढ़ते आ रहे हैं, लोकतंत्र वाले टॉपिक में भी पढ़ा था कि जनता की जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे संविधान में सभी चीजों के लिए एक स्ट्रक्चर बना के रखा है, एक सिस्टम बना के रखा है, और अगर कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो ठीक है, उस सिस्टम की अपनी खामी तो है ही है, लेकिन हमारी आपकी जागरूकता में कमी भी एक बहुत बड़ा इसके पीछे कारण है। अगर किसी भी क्षेत्र, चाहे वो ग्राउंड लेवल पे हो, चाहे वो छोटे से मोहल्ले का हो, जिले का हो, देश का हो, अगर हम जागरूक हैं तो हमें ये चीजें प्रभावित नहीं करती, हम अपने लिए इत्मीनान से सलूशन निकाल भी सकते हैं। ठीक है, ओके। अब आइए आगे बात करते हैं कि अच्छा क्या क्या बदला गया। वही सारी चीजें कि सफाई होती रही, सारी चीजों को जिन मजदूरों का जिम्मेदारी थी कचरा उठाने की, उनको पैसा वैसा देने लगा। मतलब ये कि अब चीजें बदल गई हैं। पहले जब वो उन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी तो हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन अब अच्छे हालात हो गए। ठीक है, अच्छा, तो फिर उसके बाद फिर वही सारी चीजें ये
बताती हैं, धरने पे बैठ जाएंगे और फिर उसके बाद फिर जाके नियमित रूप से काम होना शुरू हुआ। अब यहां से फिर कुछ एक्सरसाइजेज हैं इसके बारे में। ठीक है, अब आ जाइए आगे, ये क्या बोलते हैं, यहां ये बोलते हैं कि फिर आगे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि भाई प्लास्टिक, कांच जैसी चीजें, न गलने वाली चीजें। अब यहाँ जागरूकता की बातें ये भी नगर निगम फैलाता है। आप भी देखिए, अगर आप दिल्ली वगैरह में रहते होंगे या जहां भी आपके इलाके में कूड़ा वाली गाड़ी, जो आजकल तो कूड़ा कलेक्ट करने के लिए आ जाती है नगर निगम की गाड़ी, तो बाकायदा 2 डब्बे लेके आती है कि इसमें गीला कूड़ा रखिए, इसमें सूखा कूड़ा रखिए। कई बार हम लोग अपने पर्सनल घर में मान लीजिए कोई शीशे की ग्लास टूटी, उसको आपने सब्जी के छिलकों के डाल, उस टूटे हुए छिलके को डाल दिया, अब वो कहीं कूड़ा गया, वहां कोई गाय वाय कोई जानवर खा रहा है, वो उसके लिए खतरनाक हो जाता है। तो तमाम सारी दिक्कतें, तमाम सारी परेशानियां आती हैं। इसलिए बाकायदा कचरों की छटाई वटाई भी अब होनी शुरू हो गई, गीला कूड़ा अलग, खतरनाक किस्म का अलग। अब जैसा भी एक नया खतरा हमारे देश में रहा है, ये मास्क वगैरह जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मास्क आपने इस्तेमाल किया और फिर निकाल के फेंक दिया, वो पता नहीं इन्फेक्टेड है नहीं है, वो आपने सड़क पे फेंक दिया, उड़ के जा रहा है, वो इन्फेक्शन कैरी कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है, कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लेकिन वो उड़ के जा रहा है इधर उधर, ठीक है, वो तमाम तरीके के इन्फेक्शन को फैलाने का काम कर रहा है। तो बड़ी जिम्मेदारी से, खास करके मास्क जैसी चीजों को बहुत जिम्मेदारी से डिस्पोज करने की जरूरत है, क्योंकि ये बीमारियां कैरी करते हैं। ठीक है, अब ये सारी वही कहानी आ रही है। अब यहां एक छोटी सी और चीज है कि 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था, वही एक और उदाहरण है। प्लेग आप जानते हैं, पहले बेसिकली यही गंदगी से फैलने वाली बीमारी थी। चूहों को ज्यादा जिम्मेदार माना जाता था, क्योंकि वही कूड़े करकट नालियों में चूहे ज्यादा करियर हो जाते थे इस बीमारी का, तो चूहे जिम्मेदार थे। सूरत भारत सरकार के सबसे गंदे शहरों में से एक था। लोग घरों और होटलों में का भी कूड़ा कचरा पास की नाली या सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे साफ सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने में, उससे ठिकाने लगाने में बड़ी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम भी अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और बदतर हो गई। तो ठीक है, प्लेग फैल गया, हवा के जरिए ये फैलता है, जिन लोगों को प्लेग हो जाए दूसरे को अलग रखना पड़ता है। तो अब वहां पे अब पोजीशन क्या हो गई कि प्लेग से डर से अनिवार्य कर दिया गया था कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे, सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत में सबसे ज्यादा शहर में दूसरा शहर सूरत का है। चंडीगढ़ भी, अगर आप में से अगर कोई चंडीगढ़ से हो तो वो जानता ही होगा, अगर आप कभी चंडीगढ़ गए, बहुत प्लान सिटी है, बहुत साफ सुथरा शहर है। इंदौर का नाम यहाँ नहीं लिखा, इंदौर बहुत साफ सुथरा शहर है, बहुत अच्छा लगता है वहां। लोग जिस तरीके से इन्वॉल्व हैं साफ सफाई को लेकर, वो बहुत काबिले तारीफ है। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली ये सारी गंदगी, हम अपने घर का कूड़ा सड़क पे रख देते हैं और सोचते हैं कि अब तो हमारा घर साफ हो गया। नहीं, वो बड़ी मतलब हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस साफ सफाई का ख्याल रखें। तो बेसिकली इस वाले टॉपिक में यही इतनी चीजें हमें डिस्कस करनी थी। तो 2-3 चीजें एक बार फिर से रिवीजन कर लें कि आपने ग्राम प्रशासन के बारे में समझा कि 2 चीजों का उल्लेख किया गया उस 7वें चैप्टर में, कि एक तो पुलिस सिस्टम इज देयर, हर गांव एक किसी थाने के जुरिसडिक्शन में आता है, क्षेत्राधिकार में आता है। और अगर विवाद का निपटारा करना हो तो एक रेवेन्यू ऑफिसर, जिसको आप पटवारी कहते हैं, वो बेसिकली 3 काम करता है। वो एक तो जमीनों का लेखा जोखा करता है, पैमाइश नाप करता है। दूसरी चीज अच्छा, जो नाप के लिए जो जंजीर इस्तेमाल करता है उसको क्या कहते हैं? जबीर। ये बड़ा अच्छा फैक्ट है, पूछा भी गया है। ठीक है, फिर वो ये ध्यान रखता है टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी उसी की होती है। फिर वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि किस इलाके से क्या फसलें होती हैं, उन सारी चीजों के बारे में भी वही सारा हिसाब किताब रखता है। फिर ये सारी चीजें आपने समझी। फिर नगर प्रशासन पे, आप अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं, वहां आपने समझा किस तरीके से एक स्टोरी के माध्यम से इस पुस्तक में जो 8वां अध्याय है आपका, वो कहानी यहां सुनाई गई। तो जो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 6ठी क्लास की एनसीईआरटी है वो इतना ही है। यहां इसके बाद अब जो 2 चैप्टर और हैं, लेकिन उसका संविधान से लेना देना नहीं है, वो अन्य भागों में उसका इस्तेमाल होता है, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद हम 7वीं क्लास की एनसीईआरटी अब अगली टर्म से शुरू करेंगे। लेकिन कल की क्लास मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूंगा कि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस हो जाएं आपसे।
ठीक है, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो मैं प्रयास करूंगा कि आपके क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस हो जाए। अगर वो नहीं हुए तो फिर 7वीं क्लास की एनसीईआरटी, अगर कुछ और क्वेश्चन अगर कलेक्ट करने रहे तो फिर कल से आपकी 7वीं क्लास की एनसीईआरटी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहां तक की जानकारी मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आई होगी। एक बार और मैं आप सबको बता दूं कि ये जो क्लासेस हैं इनका उद्देश्य ये है कि आप एनसीईआरटी से गो थ्रू हो जाएं। अभी हम ये टॉपिक बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कि हमने पंचायत या अर्बन वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपसे डिस्कस कर लिया। इनके बड़े सारे एस्पेक्ट है, संविधान में बड़ी सारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो वो सारा एक अलग सेगमेंट है, लेकिन बेसिक जो एनसीईआरटी से गो थ्रू होना बहुत जरूरी होता है। तो हमारा उद्देश्य इन वीडियोस का ये है कि हम एनसीईआरटी से गो थ्रू हो जाएं, ताकि जब हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और ये सारी चीजें आपके दिमाग में पहले से रहेंगी तो वो समझने में आपको बहुत सुविधा होगी। तो अभी आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर नए सेगमेंट के साथ आपसे मिलते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे फिर। थैंक यू।